Hello everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to चाणक्य कोचिंग गुरु। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम। एंड नेशनल इनकम आपके पास इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सेशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के इस सेक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं नेशनल इनकम की, कि नेशनल इनकम एक्चुअली में होता क्या है। अब देखिए, अगर हम सिंपल सी भाषा में बोले तो इनकम का मतलब है आपके पास आय। जो भी आपके पास इनकम है, जितनी आपके पास जो भी आपका धन है, उसको हम इनकम कहते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम का मतलब होता है कि किसी एक देश के निवासियों द्वारा एक साल के अंदर में वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने से जो टोटल इनकम आती है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम इसको एक डेफिनेशन के रूप में पढ़े तो इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आय वह कुल मौद्रिक मूल्य है जो किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पन्न सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होता है। ठीक है जी। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि जो नेशनल इनकम है, ये वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कारण जो हमको आय मिली है, इनकम हमारी हुई है, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है जी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है बेटा, आपके किसी भी एग्जामिनेशन की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, हर जगह आपके पास ये पूछे जाते हैं। ठीक है जी। और मैं कहूँगी कि मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स ये आपके इकोनॉमिक्स के माने जाते हैं या फिर इकोनॉमी के माने जाते हैं। अगर ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ जाता है, इट मीन्स आपके पास जितनी भी इकोनॉमिक की जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी। तो कोशिश करेंगे बड़ी ही सरल भाषा में आपको समझाया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम क्या क्या होते हैं। बेटा, इसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हम लोग सिर्फ अपने चार कंपोनेंट्स की मेजरली बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जीडीपी, उसके बाद है एनडीपी, उसके बाद है हमारा जीएनपी एंड उसके बाद आता है हमारा एनएनपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जीडीपी की, कि जीडीपी आपके पास क्या होता है। आप सभी ने सुन रखा होगा जीडीपी के बारे में। और मैं कहूँगी कि ये जो सेशंस है ना, ये वाली जो चीज़ें हैं आपके पास बड़ी डिफिकल्ट मानी जाती है, लेकिन अगर आपके पास ये अच्छे से समझ में आ जाती है तो इससे ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट आपके पास कोई भी नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके जीडीपी की, यानी कि आपके सकल घरेलू उत्पाद की। अगर हम सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो ये आपका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसमें क्या आता है कि किसी एक देश की बाउंड्री के अंदर, यानी कि किसी एक देश की सीमा के अंदर, भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी आपके पास वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की गई है, उनका मूल्य, ठीक है जी, उनका मूल्य क्या होगा एक वित्तीय वर्ष के अंदर, उसको हम लेते हैं। सिंपल सी बात यहाँ पे आपने क्या समझनी है कि मान लीजिए ये आपके पास कोई कंट्री है, इस कंट्री की सीमा के अंदर जितने भी लोग उत्पादन कर रहे हैं, उन्होंने जितना भी मूल्य उत्पन्न किया है, यानी कि जो जो भी आपके पास वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने से मूल्य प्राप्त हुआ, वो आपके पास क्या कहलाएगा, आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि सिर्फ सीमा के अंदर वाली बात की गई है, और सीमा के अंदर चाहे कोई स्थायी निवासी है यानी कि परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे आपका कोई एनआरआई है, ठीक है जी, तो वो आपके पास क्या है, सभी की सभी इनकम आपकी इंक्लूड की जाएगी जीडीपी में। लेकिन यहाँ पे क्या है, सीमा के बाहर की बात नहीं की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में काम कर रहा है, मान लीजिए ये ए कंट्री है और ये आपकी बी कंट्री है, अगर ए कंट्री का कोई व्यक्ति बी देश में काम कर रहा है तो उसकी जो इनकम होगी, इनकम तो वो यहाँ भी कमाएगा, लेकिन उसकी जो इनकम होगी उसको जीडीपी में ऐड नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जीडीपी बात करता है सिर्फ भौगोलिक सीमा के अंदर की, यानी कि भौगोलिक सीमा का मतलब होता है जो भी आपकी सीमा है, बाउंड्रीज है, उसके अंदर की ही यहाँ पे बात की जाएगी, कि एक साल के अंदर जितना भी भौगोलिक सीमा के अंदर में उत्पादन किया गया है वस्तुओं और सेवाओं का, वो आपके पास क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा, चाहे वो आपके फॉरेनर ने किया है, चाहे आपके वो अपने लोकल रेजिडेंस से किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास आप देख सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य आपका जीडीपी कहलाता है। एंड यहाँ पे आपके पास है, इट इंक्लूड्स इनकम बाय फॉरेनर्स वर्किंग इन द कंट्री, यानी कि जो फॉरेनर हमारे देश में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। एंड एक्सक्लूड इनकम अर्नड अब्रॉड बाय रेजिडेंट्स, और जो हमारे देश के लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं उनकी इनकम को यहाँ पे ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी। एंड आपके पास इसको हम जीडीपी एट एमपी,
मतलब कि मार्केट प्राइस पे इसको हम मापते हैं, और ये मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसको भी हम इसी सिंगल लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जीडीपी हम किस तरीके से इसको प्रकट कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। और यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। हमने क्या कहा कि जितनी भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन हुआ, वो आपके पास जितनी भी टोटल इनकम आई, वो हमारा जीडीपी है। अब इनकम आपकी कहाँ कहाँ से आएगी, देखिए एक तो आपका कंजप्शन है, ठीक है जी। कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग करना वस्तुओं का। अब अगर हम उपभोग करते हैं, मान लीजिए हमने कोई वस्तुएं खरीदी, तो उसके बदले में हमको पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा तो इसका मतलब वो पैसा हमारी इकोनॉमी में आया ना, तो इट मीन्स वहां पे आपकी इनकम जनरेट हो गई। तो ये हो गया कंजप्शन। उसके बाद है आपके पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए फॉरेन से या फिर हमारी अपनी कंट्री के लोग हमारी देश में निवेश करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई फैक्ट्रीज लगाते हैं, कोई फार्म्स लगाते हैं, कोई कंपनीज तैयार करते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें धन लगाया जाएगा, पैसा लगाया जाएगा। तो जब वो पैसा लगाया गया, इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में वो इनकम आई। ठीक है जी। तो आई हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। जी हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी व्यय किया जाता है, जैसे कि आपके जो भी आपका सार्वजनिक व्यय हम जिसको कहते हैं ना, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। क्योंकि गवर्नमेंट का जो व्यय होता है वो ऑलमोस्ट आपका मोस्ट ऑफ द टाइम सार्वजनिक रहता है, जो सबके कल्याण के लिए होता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा करना या फिर आपकी हॉस्पिटल्स एंड कोई भी आपकी दूसरी फैसिलिटीज पे खर्चा करना। तो उससे क्या होता है, उससे भी हमारी हम कह सकते हैं इनकम आपकी कंट्री में आती है, ठीक है जी। तो इट मीन्स आपका सी प्लस आई प्लस जी और एक्स माइनस एम, इसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट यानी कि शुद्ध निर्यात, ठीक है। और शुद्ध निर्यात का मतलब क्या होता है आपके पास, कि जो आपके, अब देखिए यहाँ पे हम मानते हैं ना बेटा, जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है निर्यात, और इंपोर्ट का मतलब होता है आपका आयात। निर्यात का मतलब है कि अपने देश से वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना, ठीक है जी। जब हम हमारी देश की वस्तुओं की डिमांड की जाती है दूसरे देशों में, तो हम उसको निर्यात कहते हैं, और जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं को अपने देश में मंगवाते हैं, उसको हम आयात कहते हैं। तो अब जब हम निर्यात करेंगे, उससे क्या होगा, इनकम हमारे देश में अंदर आएगी, इनकम आएगी। और जब हम आयात करते हैं तो उसका मतलब है कि हमारे देश का पैसा दूसरे देश में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वस्तुओं को दूसरे देश से अपने देश में मंगवाया, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ा, उन वस्तुओं के बदले में पैसा देना पड़ा। तो वो जो पैसा देना पड़ गया, इसका मतलब वो हमारी आय नहीं है, वो हमारी आय जो है घट गई है। और जो पैसा आया है वो हमारी आय बढ़ गई है। इसका मतलब तभी हम क्या कहते हैं, इंपोर्ट को हम माइनस कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, हम सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट के प्राइस लेंगे, यानी कि आपका मूल्य लेंगे, और आपके इंपोर्ट का मूल्य नहीं लिया जाएगा। तो इट मीन्स जो एक्सपोर्ट से हमारी, जो शुद्ध एक्सपोर्ट से हमारी, नेट एक्सपोर्ट से इनकम आएगी, वो भी हमारी जीडीपी का पार्ट होगी। तो आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी कि जीडीपी में हम क्या क्या शामिल करते हैं। सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, और एक्स माइनस एम आपके पास क्या है। एक्स माइनस एम आपने स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन रहता है। ठीक है जी। तो ये था हमारा जीडीपी, जिसमें हमने बोला कि देश की बाउंड्री के अंदर आपका जितना भी उत्पादन हुआ है वस्तु और सेवाओं का, उससे जो मूल्य आया है हमारा, फिर चाहे वो हमारे अपने देश के स्थायी निवासियों ने बनाया हो, चाहे आपके फॉरेनर्स ने बनाया हो हमारी कंट्री में, उसको हम टोटल जितना भी हमारी आय आएगी उसको हम जीडीपी कहेंगे। ठीक है। आगे हम बात करते हैं आपके पास एनडीपी की। एनडीपी में आपके पास क्या होता है बेटा, देखिए जो हमने जीडीपी पढ़ा था ना, जीडीपी में जितनी भी हमारी आय हुई, हमने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि बड़ी बड़ी मशीनरीज लगाई, आपके पास उद्योग लगाए। तो अब क्या है, उससे जितनी भी टोटल आय आई हमारी, उसको तो हमने जीडीपी में लिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम जब आपके काम करते हैं, मान लीजिए हमने कंजप्शन बोला या फिर हमने इन्वेस्टमेंट बोला, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहां पे मशीनरीज लगाई जाएगी, लेकिन जो मशीनरीज लगाई जाती है उनकी देख रेख में या फिर उनकी टूट फूट पे जो खर्चा किया जाता है, यानी कि मान लो आपने कोई मशीन लगाई और वो आपके पास खराब हो गई, अब उसको मशीन को ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और वही पैसा आपके पास क्या कहलाएगा, उसकी जो टूट फूट है वो चीजें आपके पास क्या कहलाएगी, आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगी। डेप्रिसिएशन कहलाएगी, ठीक है जी। तो इस डेप्रिसिएशन को हम क्या कहते हैं आपके पास, ये जो डेप्रिसिएशन है ना, ह्रास,
इस डेप्रिसिएशन को जब हम जीडीपी में से हटा देते हैं, क्योंकि अब देखिए जो आपके पास हमने जीडीपी में पढ़ा था वहां तो हमने पढ़ा था टोटल इनकम को, वहां हमने ये नहीं देखा था कि मशीनरी के ऊपर हमने कितना खर्चा किया। ठीक है, अगर हमारे पास मशीनरी पे खर्चा हो गया, इसका मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास टोटल इनकम आई थी किसी वस्तु से 500 रुपए, ठीक है, और उसमें से 100 रुपए हमारा चला गया किसमें, मशीनरी के खर्चे पे, ठीक है जी, यानी कि डेप्रिसिएशन हो गया 100 रुपीज का। तो इट मीन हमारी टोटल तो हमारी 400 आई ना, नेट तो हमारी 400 आई। तो इट मीन्स हम जो वो ग्रॉस वाला कॉन्सेप्ट देखते थे, जब उसमें से जीडीपी में से हम ये डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है। नेट का मतलब आपके पास क्या है कि हमने घटा दिया किसको, आपके डेप्रिसिएशन को यहाँ पे घटा दिया। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एनडीपी कहलाएगा। आगे हमारे पास है थर्ड पॉइंट है आपका जीएनपी, और जीएनपी का मतलब होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखिए पहले हमने डोमेस्टिक की बात की थी, यानी कि घरेलू उत्पाद की थी, जो आपके पास अपनी कंट्री के बाउंड्री के अंदर की बात होती है। ठीक है जी, मतलब कि एक देश के जो सीमाएं हैं उसके अंदर जितना वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होगा उसी को हम जीडीपी में लेते थे। लेकिन जो अब मान लीजिए हमने यहाँ वहां ये बात की थी ना कि अगर हमारी देश का, इस देश का निवासी कोई यहाँ पे काम कर रहा है बी देश में, तो उसकी इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, जीडीपी में नहीं किया जाएगा। लेकिन एनडीपी क्या, जीएनपी आपके पास क्या बात करता है, जीएनपी आपके पास क्या बात करता है कि अगर इस ए देश के निवासी बी देश में काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इनकी इनकम को भी यहाँ लिया जाएगा, जीएनपी में इनकी इनकम को भी यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई विदेशों का निवासी, फॉरेन की निवासी हमारे देश में काम कर रहे हैं, तो उनकी इनकम को नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए मान लीजिए विदेशी हमारे देश में काम करते हैं, तो उनके पास जो पैसा जाएगा वो तो अपने देश को भेजेंगे। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, उससे तो विदेशियों की इनकम बढ़ गई है ना, हमारी इनकम तो नहीं बढ़ गई। हमारी इनकम कहाँ बढ़ गई है कि जो हमारे देश के निवासी दूसरे देश में काम कर रहे हैं, यानी कि अगर हम ए देश में रहते हैं तो हमारे देश के जो निवासी है वो अगर बी देश में रह रहे हैं, तो इसका मतलब वो हमारी कंट्री को पैसा भेजेंगे। ठीक है जी, पैसा जनरेट करेंगे, आपकी इनकम जनरेट करेंगे। तो इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लेते हैं आपके पास कि अगर हमारी देश के मतलब एक देश का निवासी अगर दूसरे देश में पैसा कमा रहा है तो उसको ऐड किया जाएगा, और दूसरे देश के निवासी अगर हमारे देश में पैसा कमा रहे हैं तो उसको वहां पे ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस है आपके पास मेजरली जीडीपी में एंड जीएनपी में। एनपी का कॉन्सेप्ट है आपका नेशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, और जो डीपी का कॉन्सेप्ट है वो है आपका डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट। एंड यहाँ पे अब जो ये हमने बताया ना कि विदेशों में काम करने वाले लोगों की इनकम को दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि आपके पास विदेशों से कितनी फैक्टर इनकम आई, नेट फैक्टर इनकम आपके पास विदेशों से कितनी आई। ठीक है जी, तो यही आपके पास कहलाता है आपका जीडीपी में, जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेशों में काम करने वाले लोगों की इनकम को भी लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। ठीक है जी, इसमें ज्यादा कुछ भी कंफ्यूजन वाली चीजें नहीं है, आपकी बहुत ही सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट्स है, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। आप इसको ठीक से देखिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा एंड समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास कौन सी चीजें ऐड होगी एंड कौन सी चीजें यहाँ पे आपकी माइनस हो जाएगी, ऐड नहीं होगी। ठीक है जी, तो यहाँ देखिए, वह मूल्य जो किसी देश के नागरिकों द्वारा देश में या फिर विदेशों में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका जीएनपी कहते हैं, यानी कि ये एक नेशनल कॉन्सेप्ट है आपका। आगे हम बात करते हैं एनएनपी की, एंड एनएनपी आपके पास जीएनपी का शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप का मतलब क्या है कि जब हमने जीएनपी की बात की तो पहले तो हमने आपका जो एनडीपी किया था ना, तो एनडीपी में हमने क्या किया था, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को घटा दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनएनपी, एनएनपी में हमने जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को घटाना है, यानी कि जो जीएनपी है, जीएनपी क्या है, सिंपली वही जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। तो जीएनपी में से हम क्या घटाएंगे, डेप्रिसिएशन आपका घटा देंगे, और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी है कि क्या है आपके पास। तो जब हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं तब हमारे पास क्या आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट आता है। ठीक है जी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आता है। देखिए एनएनपी का अर्थ है जीएनपी में से ह्रास मूल्य घटा देना, और यह दर्शाता है कि देश के नागरिकों द्वारा शुद्ध रूप से कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न की गई, यानी कि शुद्ध रूप में, नेट मतलब शुद्ध आपका, ठीक है जी, और ग्रॉस मतलब आपका सकल, जिसमें कि सब कुछ ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास चार कॉन्सेप्ट है, एंड इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास है, वो है
सबसे पहला एक आपके पास होता है मार्केट प्राइस एंड एक है आपके पास फैक्टर कॉस्ट। ये दोनों चीजें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है आप लोगों ने। पहले हम समझते हैं कि मार्केट प्राइस आपका क्या होता है, यानी कि बाजार मूल्य आपके पास क्या होता है। अब देखिए बेटा, जब भी हम बाजार मूल्य की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब है कि एक्चुअली में मार्केट में किसी वस्तु का कितना प्राइस है। मान लीजिए आप बाजार में जाते हैं कोई वस्तु खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको कितना प्राइस देना पड़ता है उसका, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य बोलते हैं। अब देखिए वस्तु का जो प्राइस होगा ना, उसमें क्या ऐड किया जाएगा वहां पे, हम आपका इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया जाएगा, ठीक है। आपने हमेशा अपनी नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में भी देखा होगा कि जब आप किसी कमोडिटी को परचेज करने के लिए मार्केट में जाते हैं, तो वहां पे आपको क्या कहा जाता है कि भाई इसमें ना 3% का तो इसमें जीएसटी लगा है। तो वो जीएसटी क्या है आपका, वो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम मार्केट में गए, हमको ये तो पता चला कि आपके पास टैक्स इसमें इंक्लूड है, इट मीन्स टैक्स वहां पे प्लस है। लेकिन अगर हम कहें कि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं, ठीक है जी, अगर मान लीजिए उस वस्तु को, मान लीजिए ये आपके पास कोई कंपनी है, ये वस्तु का उत्पादन कर रही है, ठीक है जी। अब वस्तु के उत्पादन के लिए क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई कोई ना कोई सब्सिडी हेल्प दी जाती है, ठीक है। तो वो सब्सिडी जब अगर दी गई है तो वो हमको पता नहीं चलता बाजार में, ठीक है। हम हमें तो सिर्फ ये दिखता है कि हमको टोटल प्राइस कितना देना है ना, टोटल प्राइस कितना देना है। अगर एक वस्तु 500 की है तो हमको बोला जाता है कि ये वस्तु आपकी 500 की है, जिसमें से कि ओरिजिनल प्राइस इसका 400 है और 100 रुपए इस पे टैक्स है, ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हम ये तो देख पाते हैं कि आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, लेकिन हमें ये नहीं दिखता कि इस वस्तु के उत्पादन में आपकी सब्सिडी भी मिली होगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सब्सिडी का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। एंड आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास प्लस हो जाएंगे, सब्सिडीज आपके पास माइनस हो जाएगी। अब देखिए बाजार मूल्य वह कीमत है जिस पर वस्तुएं और सेवाएं वास्तव में बाजार में बिकती है। इसमें अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी, एक्साइज आदि शामिल होते हैं, सब्सिडी को घटाया जाता है, यानी कि सब्सिडीज इसमें नहीं ली जाती है आपके पास। एंड उसके बाद में आपके पास होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट, अब देखो फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज रहती है बेटा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक होता है आपका प्राइस जो हमने अभी देखा, एक होती है आपकी कॉस्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं ना, अगर हम किसी, समटाइम्स आपने देखा होगा कि आप किसी शॉप पे गए, आपने किसी कमोडिटी को के बारे में पूछा कि इसका क्या प्राइस है, इसका क्या दाम है, इसका क्या रेट है, ठीक है। कभी कभी तो हम ठीक बोलते हैं कि इसका क्या प्राइस है, लेकिन समटाइम्स हम क्या कहते हैं कि इसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है जी। तो वो कॉस्ट बोलना बहुत गलत वर्ड है, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, कॉस्ट का मीनिंग होता है उस वस्तु को उत्पादन में कुल लागत कितनी आई है। लागत का मतलब है कि जब उत्पादक ने वस्तु का निर्माण किया तो उसमें टोटल खर्चा कितना आया, ठीक है जी। तो अब हम पूछना चाह रहे हैं प्राइस, ठीक है जी, हम तो ये जानना चाह रहे हैं ना कि हमको कितने में मिलेगी कमोडिटी। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी लागत आई है, कितना खर्चा हुआ है, वो दैट डजंट मैटर फॉर अस। वो हमारे लिए वैल्यू नहीं करता, हमारे लिए मैटर क्या करता है कि हमको कितने में मिलेगी वो कमोडिटी। तो हमको जो मिलेगी वो हमारा प्राइस होगा, हमको प्राइस पूछना चाहिए, लेकिन हम वहां पे कॉस्ट बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कॉस्ट का मतलब है आपके पास किसी वस्तु के उत्पादन में जो खर्चा आता है, जो कुल लागत आती है आपकी, ठीक है। एंड अगर आपके पास हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस का मतलब होता है आपके पास कि एक कंज्यूमर को, यानी कि एक उपभोक्ता को, खरीदने वाले को वो वस्तु कितने में मिली, कितने रुपए में मिली, कितने पैसे देने पड़े उसके लिए, ठीक है जी। तो अब आप एक इनडायरेक्ट तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और जब हम बात कर रहे हैं फैक्टर कॉस्ट की, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर की, प्रोड्यूसर की जो कि वस्तु का उत्पादन करता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, इट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने के लिए, वस्तु और सेवाओं को बनाने के लिए एक उत्पादक द्वारा कितना लागत लगी, कितना खर्चा आया, उसको हम कहेंगे आपके पास कॉस्ट, उत्पादन लागत, यानी कि फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था ना कि मान लीजिए ये आपके पास एक कंपनी थी, एक फर्म थी। अब यहाँ पे वस्तु का निर्माण अगर किया जाएगा, तो मान लीजिए इस वस्तु को बेचा इन्होंने मार्केट में, कितने में बेचा, कोई भी वस्तु यहाँ पे मिली, बिकी 90 रुपीज में मान लीजिए, ठीक है जी। और गवर्नमेंट ने उस वस्तु के उत्पादन में सब्सिडी दी, कितने की सब्सिडी दी, मान लीजिए 10 रुपीज की। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, मार्केट की जो वैल्यू आई वो तो 90 थी, लेकिन आपके पास सब्सिडी जब ऐड की गई, तो इसका मतलब जो
उत्पादक है ना, उसको कुल फायदा कितने का हुआ, उसको फायदा हो गया आपको 100 रुपीज का। क्यों? क्योंकि 90 रुपीज तो उसको वस्तु को बेचने से मिले थे और 10 रुपीज उसको गवर्नमेंट की ओर से मिल गए। तो इसका मतलब यहाँ ये क्या होगा, आपके पास सब्सिडी यहाँ पे प्लस की जाएगी, सब्सिडी यहाँ पे प्लस की जाएगी, क्योंकि ये सब्सिडी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका प्रोड्यूसर के लिए होता है, उत्पादन के लिए होता है, ठीक है नहीं। एंड अगर आपके पास हम बात करते हैं आपके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, टैक्सेस यहाँ पे आपके माइनस किए जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे माइनस किए जाते हैं। क्यों माइनस किए जाते हैं? क्योंकि टैक्स तो उपभोक्ता को देने पड़ते हैं जो कि वस्तु को बाजार में खरीदता है, ठीक है ना। अब हम मार्केट में जाएंगे तो दुकानदार तो टैक्स नहीं देगा, टैक्स कौन देगा? हम लोग, हम इनडायरेक्ट टैक्स देंगे इन फॉर्म ऑफ जीएसटी जब हम किसी वस्तु को खरीदेंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, आपका फैक्टर कॉस्ट है। एंड आपके फैक्टर कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, सब्सिडी को प्लस किया जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया जाता है। और आपके जो मार्केट प्राइस होता है, बाजार मूल्य है, वहां पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया जाता है और सब्सिडी को माइनस किया जाता है, ठीक है जी। एंड अब देखिए एमपी से एफसी में परिवर्तन का सूत्र, यानी कि फॉर्मूला टू कन्वर्ट एमपी टू एफसी। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है, कोई भी वैल्यू हमारी दी गई है, वो मार्केट प्राइस पे दी गई है। अब हमने उसको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए। मान लीजिए पहले एफसी पे कोई वैल्यू है, ठीक है जी। एफसी पे है, मान लो जीडीपी दिया है हमारा, जीडीपी दिया है एट एफसी, यानी कि फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी दिया है। तो उसको हम क्या लेंगे, उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, हम लेंगे जीडीपी, जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस आपका सब्सिडीज। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी आपकी प्लस होती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके माइनस होते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, फैक्टर कॉस्ट से जब हम एमपी पे जाएंगे, यानी कि मार्केट प्राइस पे जाएंगे, उस वक्त कैसे फॉर्मूला लगेगा। एंड मार्केट प्राइस से जब हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो क्या फॉर्मूला लगता है कि जैसे यहाँ पे दिया है हमारा जीडीपी एट एमपी, तो फॉर्मूला क्या पुट होगा, जीडीपी एट एफसी। क्योंकि हम पहले एमपी की बात कर रहे हैं ना, तो एमपी में हमने क्या बताया था कि इनडायरेक्ट टैक्स आपके प्लस होते हैं, प्लस आपका इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज आपकी माइनस होती है, माइनस आपकी सब्सिडीज, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है, जीडीपी एट एमपी का कॉन्सेप्ट है। एंड जीडीपी एट एमपी को कन्वर्ट जब करेंगे तो क्या आपके पास आएगा। अब ध्यान रखना, हर जगह मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ, थोड़ा सा मैं नोट करवा देती हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। मान लीजिए आपके पास जीडीपी एट एमपी दिया है और जीडीपी एट एफसी दिया है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने कन्वर्जन जब करना है, जीडीपी एट एमपी को अगर एफसी में बदलना है आपने, तो क्या करेंगे आप, जीडीपी एट एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। एंड जीडीपी एट एफसी जब दिया है आपके पास, तो आपके पास क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस आपका सब्सिडीज, ठीक है। एंड अगर हमारे पास देखिए, पहला कॉन्सेप्ट हमने जीडीपी का पढ़ा था ना ऊपर, उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, एनडीपी, एनडीपी। अब अगर एनडीपी आपके पास एमपी दिया है और एनडीपी आपके पास एफसी दिया है, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी दिया है, तो इसका मतलब क्या है, जहां जहां भी एमपी दिया गया होगा ना बेटा, वहां वहां पे आपके इनडायरेक्ट टैक्स हर जगह प्लस होंगे और सब्सिडीज हर जगह आपकी माइनस होगी। अब देखिए एनडीपी एट एफसी, एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, और एनडीपी एट एफसी है तो आपका क्या आएगा, एनडीपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस आपकी सब्सिडीज,
ठीक है। एंड ये देखिए, ये आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं आपका जीडीपी एट एमपी भी आ सकता है और जीडीपी एट एफसी भी आपके पास पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए कि किसका किस तरीके से कन्वर्जन होगा। और ये मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, सिंपली मैंने आपको बता दिया था ऊपर पहले ही कि जब आपके पास मार्केट प्राइस की बात की जाती है ना, तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स को हम इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स आपके पास मार्केट प्राइस का मतलब है वो प्राइस जो कि उपभोक्ता को चुकाना पड़ा किसी वस्तु को खरीदने के लिए। तो जब हम उपभोक्ता चुकाएंगे प्राइस को, कंज्यूमर चुकाएगा प्राइस को, इसका मतलब वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स भी हम देंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जब हम देंगे तो इसका मतलब वो प्लस हो जाएगा। और सब्सिडीज का कंज्यूमर को कोई नॉलेज नहीं होता, सब्सिडीज का काम प्रोड्यूसर का है, उत्पादक का है, इसलिए सब्सिडीज हमारे लिए एमपी पे माइनस हो जाती है। ठीक है, और एफसी का मतलब आपके पास प्रोड्यूसर से है, तो वहां पे आपके पास क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स से प्रोड्यूसर का मतलब नहीं होता, उसका मतलब किससे होता है, आपके सब्सिडीज से होता है। इसी वजह से आपके पास सब्सिडी वहां पे प्लस हो जाएगी और इनडायरेक्ट टैक्स आपके लिए एफसी पे माइनस हो जाएंगे। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आता है आपका, चाहे आगे आपके पास ये जीएनपीआई, जीएनपीआई एमपी, जीएनपीआई आपका एफसी। ठीक है, जीएनपी एट एमपी अगर आपके पास आता है तो भी यहाँ पे क्या आएगा, जीएनपी एट एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, और अगर जीएनपी एट एफसी है तो जी एनपी एट एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस आपका सब्सिडीज। वैसे ही आपके पास है एनएनपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या था ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसके नोट्स बना दीजिएगा। एंड एनएनपी एट एमपी है तो सिंपली हम क्या कहते हैं, इसके कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या है, एनएनपी एट एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। और यहाँ पे क्या आएगा, एनएनपी एट एमपी प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस आपका सब्सिडीज। समझने वाली बात सिर्फ इसमें इतनी है कि जब भी हमारा एमपी पूछा जाए, जीडीपी पूछा जाए, एनडीपी पूछा जाए, चाहे कुछ भी पूछा जाए, अगर वो एमपी पे पूछा गया है, इसका मतलब वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स आपके प्लस होंगे और आपके पास सब्सिडीज आपकी माइनस होगी। क्यों? क्योंकि एमपी आपके पास मार्केट प्राइस है और मार्केट प्राइस का मतलब है कि ऐसा प्राइस जो कि एक उपभोक्ता को चुकाना पड़ता है किसी वस्तु को खरीदने के लिए मार्केट में, यानी कि एक कंज्यूमर द्वारा जो प्राइस चुकाया जाता है। अब हमारे पास कोई कमोडिटी है, मान लीजिए ना हम एक एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करते हैं, उसका प्राइस मार्केट में कितना है, 900 रुपए। ठीक है, 900 रुपए है। अब गवर्नमेंट उस पर क्या लगा देती है, 100 रुपए का टैक्स लगा देती है। तो अब हमको कितना देना पड़ेगा, अब हमको देना पड़ेगा 1000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 1000 रुपीज हुआ वो हमारा क्या हुआ, आपके पास हम कहेंगे आपका मार्केट प्राइस हुआ। ठीक है जी, मार्केट प्राइस पे आपके पास बात की जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपका प्लस हुआ है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब भी हम बात करेंगे एमपी की, यहाँ पे हमेशा ही इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा और सब्सिडीज आपकी माइनस होगी, बिकॉज सब्सिडीज का हमको यहाँ पे मूल्य नहीं पता होता है। कंज्यूमर जब भी हम मार्केट में कमोडिटी को परचेज करने जाते हैं ना, तो हम ये तो देखते हैं कि कितना टैक्स लगा है, लेकिन ये तो नहीं देखते कि कितनी सब्सिडी है। ठीक है जी, तो ये इसी वजह से यहाँ पे सब्सिडीज आपकी माइनस हो जाती है मार्केट प्राइस पे, और फैक्टर कॉस्ट में आपकी सब्सिडी प्लस हो जाती है, क्योंकि आपकी फैक्टर कॉस्ट उत्पादक से रिलेटेड है, और उत्पादक जो होता है वस्तुओं का उत्पादन करने वाला व्यक्ति होता है, और उसको गवर्नमेंट के द्वारा वस्तु का अच्छे से उत्पादन करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ठीक है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा मूल्य दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, सो दैट वो वस्तु का उत्पादन अच्छे से कर सके। ठीक है, तो ये सिस्टम आपके पास क्या है। और इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है किसके ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर, जो वस्तुओं को खरीदते हैं। जो आपके पास प्रोड्यूसर है उन पे कोई ये इनडायरेक्ट टैक्स उन पे नहीं लगता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स आपके माइनस हो जाएंगे आपके एफसी में से, एंड आपकी सब्सिडीज प्लस हो जाएगी। ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने जितने भी फॉर्मूलाज हमारे देखे हैं, चाहे आपका जेडी
जीडीपी है, चाहे आपका एनडीपी है, चाहे आपका जीएनपी है, चाहे आपका एनएनपी है। इन सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, विद फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए, एंड आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से ये इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूलाज रटने से आपका काम नहीं बनता है। मैं आपको कहूंगी कि इकोनॉमी, स्पेशली जो ये इंडियन इकोनॉमी में आपका नेशनल इनकम वाला कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझने की आवश्यकता होती है। अगर आपने इसको समझ लिया कि क्या है, क्यों हुआ, क्यों आपका इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हुआ, क्यों माइनस हुआ, देन आपको किसी भी तरीके से कभी भी ये नहीं भूला जाएगा आपसे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली, मैं ये कहूंगी कि रोट लगने का अगर आप करते हैं ना, रट्टा लगाते हैं इसमें कि भाई ये चीजें हैं, इस तरीके से होगा, तो ये चीजें आपको नहीं याद रहेगी। इसलिए इसको समझना है प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको बताया है कि क्यों कौन सी चीज माइनस होती है एंड क्यों कोई चीज आपकी प्लस होती है। स्टिल आपके पास कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वी विल ऑलवेज बी हेयर टू हेल्प ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। Thank you so much for watching the video, and if you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.